नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2024 के पहले ही दिन जापान में जो भूकंप आया था उसके बारे में। साथियों, 1 जनवरी का वह दिन था जिसमें जापान में एक भयावह भूकंप सामने आया था, जिसमें जापान की कई बड़ी बड़ी इमारतें ताश की पत्तों की तरह ढह गई थी। साथियों, रिक्टर स्केल में इस भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई थी, जिसमें न जाने कितने जापान की धन जन की क्षति और कई इमारतों को भी काफ़ी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। ऐसे में अब तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 93 यानी 93 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज़्यादा लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। ऐसे में इस जापान की दुख की घड़ी में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लेटर लिख करके जापान के प्रधानमंत्री किशिदा को उनके दुख की घड़ी में साथ रहने का एक आश्वासन दिया है। जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत व्यथित हूँ, भूकंप से आई तबाही को लेकर पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को एक ऐसा लेटर लिखा हुआ है। साथियों, आपको भी पता होगा कि भूकंप अगर 7.5 की तीव्रता से आती है तो उस देश में कितनी नुकसान हुई होगी। ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के इस दुख की घड़ी में चाहे किसी भी प्रकार की कोई अगर उन्हें आवश्यकता होती है तो उसके लिए भारत सरकार खड़ी है, ऐसा उन्होंने लेटर लिख करके बताया है। साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया 7.5 तीव्रता वाले इस भूकंप में 92 लोगों की मौत तथा 240 से ज़्यादा लोग लापता हुए थे। जापान में आए तेज भूकंप के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। एक वीडियो में रेलवे स्टेशन पर खड़ी बुलेट ट्रेन भी हिलने लगी थी, ऐसा सामने आया था, जिससे वहां के मौजूद लोग जो थे वो काफ़ी घबरा गए थे और सहम गए थे। साथियों, जापान में 2024 के पहले ही दिन इतना भयावह भूकंप और भूकंप के बाद सुनामी का आना जापान के लोगों के लिए काफ़ी दर्दनाक है। ऐसे में वहाँ के प्रधानमंत्री किशिदा के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी सहजता के साथ और काफ़ी मित्रता के साथ खड़े हैं और भारत का जापान के साथ भी जो मित्रता है, जो दोस्ती है, वो काफ़ी गहरी है, ये आप सभी को पता होगा। जैसे कि यह भूकंप में आए हुए एक दृश्य आप देख सकते हैं फोटोज़ के माध्यम से, जहां पर गाड़ी एक बस खिलौने की तरह, प्लास्टिक के खिलौने की तरह बिखरी हुई पड़ी है। इसके अलावा कई बिल्डिंग, कई इमारत ढह चुकी है, कई लोगों की जान भी जा चुकी है तथा कई लोग लापता हो चुके हैं और उनको खोजने के लिए जापान सरकार तथा वहाँ की आम लोग भी अफरा तफरी के माहौल में अपने आप को, अपने अपनों को खोजते हुए नज़र आ सकते हैं। ऐसे में साथियों, जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती आप सभी को पता ही होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बारे में। साथियों, बीता 1 साल गौतम अडानी के नेटवर्थ को लेकर के काफ़ी बुरा साल रहा है, लेकिन ऐसे में अब गौतम अडानी के लिए तथा इनके शेयर मार्केट में लगे हुए कुछ शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी एक अच्छी खबर निकल करके सामने आ रही है। ऐसे में आप सभी को मैं बता दूं कि गौतम अडानी जो पिछले साल की कहानी है, जिसमें इनके नेटवर्थ में इतनी कमी आई थी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर के कि इनके नेटवर्थ में काफ़ी कमी आने के कारण ये कई पायदान खिसक करके नीचे चले गए थे। ऐसे में यह हार नहीं माने और फिर से धीरे धीरे डेवलप करके आज के डेट में यह फिर से एशिया और भारत के नंबर 1 उद्योगपति बन चुके हैं। ऐसे में हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो भी जांच पड़ताल चल रही है इसमें सेबी दखल न दे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ऐसा कहने के बाद से ही ये गौतम अडानी के पिछले 24 घंटे में, मात्र 24 घंटे में 33,000 करोड़ रुपए का इनके नेटवर्थ में इजाफा हुआ है और यही कारण है कि यह फिर से एशिया और भारत के नंबर 1 उद्योगपति बन गए हैं। इसके अलावा ये पूरे विश्व के 12वें नंबर पर अब फिर से आ चुके हैं। ऐसे में मुकेश अंबानी को एक पायदान की नुकसान का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वह पूरे विश्व में मुकेश अंबानी 12वें स्थान पर थे अपने नेटवर्थ को लेकर के, लेकिन अब वो 13वें स्थान पर आ चुके हैं और उनके जगह पर अब फिर से गौतम अडानी ने अपना जगह बना लिया है। और इसके अलावा भारत और एशिया में सबसे बड़े उद्योगपति के रूप में गौतम अडानी ने फिर से अपना झंडा गाड़ दिया है। तो साथियों, ये हुआ मुकेश अंबानी और गौतम अडानी से लेकर के आज का खबर। इसके साथ ही हम लोग यह बात कर लेते हैं कि 26 जनवरी 2024 को मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को निमंत्रण दिया था, लेकिन वह किसी कारणवश नहीं आ रहे हैं। तो उनके जगह पर अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो 26 जनवरी 2024 को मुख्य अतिथि के रूप में भारत में आने वाले हैं। इसके पहले फर्स्ट टाइम फ्रांस के राष्ट्रपति 1976 यानी 1976 में भारत के 26 जनवरी को चीफ गेस्ट के रूप में पहली बार आए हुए थे, जो कि इस बार जो इमैनुअल मैक्रोन गणतंत्र दिवस के दिन आ रहे हैं वह 8वें ऐसे राष्ट्रपति होंगे फ्रांस के जो भारत के गणतंत्र दिवस के दिन मुख्य अतिथि के रूप में
विराजेंगे हमारे भारत देश में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर कब तक बिहार यूपी के लोगों को बदनाम करती रहेंगी यह राजनीतिक पार्टियां। जैसे कि आप अभी यहाँ फोटो पर देख पा रहे हैं, स्टालिन है, रेवंत रेड्डी जो कि कांग्रेस के सांसद बताए जाते हैं, पीयूष गोयल है, महुआ मोइत्रा हैं, और इनके अलावा राहुल गांधी भी हैं, जो हमेशा से कभी भी अगर राजनीतिक ये बयानबाजी करते हैं दक्षिण में जाकर के, तो उत्तर के लोगों को यह जरूर बदनामी करने का काम करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर फोटो में भी देख पा रहे हैं, यह फोटो है आपका स्टालिन का, डीएमके के सांसद है, इनको आपको पता होगा, डीएमके नेता दयानिधि मारन का ये एक बयान सामने आया था। इसके अलावा आप ये रेवंत रेड्डी को देख पा रहे हैं, उसके अलावा महुआ मोइत्रा को देख पा रहे हैं, और उसके अलावा पीयूष गोयल तथा अब यह राहुल गांधी। यह ऐसे हैं, हालांकि पीयूष गोयल ने जब उत्तर के लोग यूपी बिहार को अपमानित करने के इरादे से इन्होंने बयान नहीं दिया था, और बयान को आते ही जैसे ही उत्तर बिहार के लोग थोड़े अपने आप को ये फील कर रहे थे कि इनका अपमान हुआ, तो पीयूष गोयल ने 24 घंटे के बाद ही सामने आकर के यह बयान दिया था कि मेरे बयान देने का मतलब यह नहीं था। तो हम लोग विस्तार से समझेंगे कि आखिर इन्होंने क्या क्या बात किया था। साथियों, डीएमके नेता दयानिधि मारन का अभी फिलहाल में ही एक बयान दिया था कि यूपी और बिहार के लोग तमिलनाडु आकर के शौचालय की सफाई जैसे छोटे छोटे काम करते हैं। साथियों, इसके पहले राहुल गांधी ने उत्तर भारतीय मतदाताओं का अपमान भी किया था, और उसके बाद अब रेवंत रेड्डी ने बिहार के डीएनए को गाली दिया है। आपको बता दूं, रेवंत रेड्डी जो है वो कांग्रेस के ही एक सांसद है। साथियों, रिपोर्ट्स के मुताबिक दयानिधि मारन ने कहा था कि जो लोग अंग्रेजी सीखते हैं उन्हें आईटी में अच्छी नौकरी मिलती है, लेकिन जो लोग केवल हिंदी सीखते हैं, खास करके यूपी बिहार के लोग, वे सड़क और शौचालय की सफाई करते हैं। शायद रेवंत रेड्डी को नहीं पता है कि यूपी बिहार ही दो एक ऐसा राज्य है जो देश में सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस को देता है, और यह बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो न जाने पूरे भारत को एक रास्ता दिखलाया है। आपको पता होगा कि मनीष कश्यप को लेकर के जब यह तमिलनाडु से बिहारियों को भगाने का वीडियो खबर चर्चा में रहा था, तो इनको वीडियो बनाने को लेकर के बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा करके कई महीने जेल में डाला था। ये वही तेजस्वी यादव है जो डीएमके नेता दयानिधि मारन, रेवंत रेड्डी, राहुल गांधी इत्यादि जब बिहार यूपी के लोगों को बदनाम करते हैं तो इनकी मुंह बंद हो जाती है या कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं रहता इनके खिलाफ कार्रवाई करने की, क्योंकि अभी एक इंडी गठबंधन बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, और ये सभी मिले हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर इनके खिलाफ अगर बयानबाजी होती है तो इनके जो गठबंधन है उसमें दरार पड़ सकती है। तो ऐसे में एक सॉफ्ट राजनीति अपनाते हैं, कड़े शब्दों में निंदा की, बस ये कड़े शब्दों में निंदा करके साइड निकल लेते हैं। आपके जानकारी होगी कि टीएमसी के नेता जो महुआ मोइत्रा हैं, उन्होंने भी बिहारी नेताओं को बिहारी गुंडा कहा था, यानी बिहार के जितने भी नेता हैं उनको बिहारी गुंडा कह दिया था। तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता के एन नेहरू ने कहा था कि बिहारियों के पास ज़्यादा दिमाग नहीं होता। शायद वो बिहार यूपी के लोगों के बारे में बहुत ही कम जानते होंगे, जिसके कारण के एन नेहरू ने यह बयान दिया था। जाहिर सी बात है, बिहार में शिक्षा काफ़ी लचर प्रदर्शन करती है, काफ़ी वहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में बिहार पिछड़ा हुआ है, लेकिन बिहार के ही लोग हैं जो आईएएस आईपीएस बड़े बड़े ये पोस्ट, ये सरकारी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं अपने दम पर और एक अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं। ऐसे ही एक बार आरजेडी सदस्य मनोज झा जो कि राज्यसभा में महंगाई पर बोल रहे थे, तभी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उस समय कह दिया था कि इनका बस चले तो देश को बिहार ही बना देंगे। हालांकि उन पीयूष गोयल का यह बयान के पीछे ये बिहार यूपी के लोगों को बदनाम करने का इरादा नहीं था। वह एक्चुअल में राज्यसभा मनोज झा थे, उनके बातों को जवाब दिया था। लेकिन जब उन्हें यह एहसास हुआ कि हमारे इस बयान से यूपी बिहार के लोगों को तकलीफ पहुंच रही है या ठेस पहुंच रही है, तो उन्होंने आकर के माफ़ी भी मांगी थी। लेकिन डीएमके नेता दयानिधि मारन है, रेवंत रेड्डी है, राहुल गांधी है, महुआ मोइत्रा है, ये सब बिहार यूपी के लोगों को बदनाम करने के बाद भी किसी भी तरह की इनकी गिलानी का ऐसा समावेश है या गिलानी इनको हो रही है, तकलीफ हो रही है, ऐसा इनके बयान से देखने को नहीं मिलता है। ऐसे में आप सभी को बता दूं साथियों कि बिहार जो है वह ज्ञान की भूमि रही है, चंद्रगुप्त और चाणक्य की भूमि रही है। बिहार के युवा अपने प्रतिभा के बल पर कहीं भी नौकरी कर लेते हैं, तथा बिहार के लोग यदि बिहार में ही रहकर अपना काम करने लगेंगे तो दूसरे राज्य के लोग भूखमरी के कगार पर भी आ जाएंगे, जिसका जीता जागता उदाहरण साथियों आप कोरोना काल में देखे होंगे। कोरोना काल में जब बिहार और यूपी के लोग अपने अपने घरों की तरफ प्रस्थान कर रहे थे और कोरोना में लॉकडाउन खुलने के बाद भी जब यह बिहार यूपी के लोग गुजरात, अहमदाबाद, तमिलनाडु, केरल, बेंगलोर इत्यादि में नहीं जा रहे थे काम करने, तो वहाँ की कल कारखानाएँ बंद हो चुकी थी तथा वहाँ की सरकार, वहाँ के लोकल बिजनेसमैन, उद्योगपति यह बोल रहे थे कि आप लोग आइए काम कीजिए, आप लोगों को सैलरी मिलेगी, ये मिलेगी, वो मिलेगी। तो इस प्रकार का सब शायद
ये स्टालिन हुआ, रेवंत रेड्डी हुए, राहुल गांधी हुए, महुआ मोइत्रा हुआ, इनको ये नहीं पता था। ये वो काम करते हैं बिहार यूपी के लोग जो आपसे नहीं होती है। अगर यह एक बार छोड़ दे तो आपके राज्य में कल कारखाना इत्यादि ठप पड़ सकती है। यह इनको याद रखना चाहिए। सबको याद होगा कि लालू यादव जो कि एक बिहारी हैं, उन्होंने रेलवे में बेहतर काम किया था। घाटे में चल रहे रेलवे को भी मुनाफा में पहुंचा दिया था। ये एक बिहारी नहीं कर दिखलाया था। साथियों, दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी भी बिहार में ही स्थित है। दुनिया के दो सबसे पुराने धर्म जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो बिहार से ही निकला है। इसके अलावा दुनिया को राजनीति और कूटनीति का पाठ पढ़ाने वाले चाणक्य बिहार के ही रहने वाले थे। इसके अलावा रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि बिहार से ही थे। दुनिया को सर्जरी का ज्ञान भी बिहार से ही मिला है। सर्जरी के जन्मदाता जिनको सुश्रुत के नाम से भी जाना जाता है, वो बिहार के ही रहने वाले हैं। दुनिया को गणित का ज्ञान देने वाले आर्यभट्ट भी बिहार के ही थे। महान शासक अशोक, जिनके नाम पर अशोक चक्र जो कि भारतीय झंडे को केंद्र में है, वो भी बिहार के ही रहने वाले थे। यहाँ तक कि गुरु गोविंद सिंह भी बिहार के ही थे, जो कि सिखों के 10वें गुरु तथा पटना साहिब सिखों का एक पवित्र धर्म स्थल माना जाता है, वो भी बिहार में ही स्थित है। ये बिहार की गाथा है। बिहार के नव युवा जो होते हैं, कितने तकलीफ कितने परेशानियों को झेल करके IAS IPS UPSC क्रैक करके अपना नौकरी को करते हैं। कई देशों के, कई बड़े बड़े राज्यों के बड़े बड़े लोग जितने परेशानी को लेकर के डिप्रेशन में चले जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं, उतना बिहार यूपी के लोग अपने सर पे लेकर के घूमते हैं। तो ये बिहार और यूपी के लोगों की कहानी है। बिहार और यूपी के लोग अपने डिप्रेशन में जाने के बाद कई परेशानियों को झेलते हुए उसी परेशानियों में रह करके लड़ करके आगे निकलने का इनके पास मादा होता है। कोरोना काल में जब बड़े बड़े देश के मंत्री सुसाइड कर रहे थे, तो उस समय बिहार और यूपी के लोग ट्रेन की धक्के खा करके अपने राज्य की ओर प्रस्थान कर रहे थे तथा कई किलोमीटर दूर चल करके अपने राज्य की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, आ रहे थे। तो इस प्रकार के मेहनती लोग यूपी और बिहार के होते हैं। और ये खास करके जब राजनीति में उत्तर वर्सेस दक्षिण की राजनीति होती है, तो इसमें उत्तर के लोग यानी बिहार यूपी के लोगों को काफ़ी दयनीय और काफ़ी गलत विचारधाराओं के साथ पेश किया जाता है। शायद वो सब ये भूल जाते हैं। उसी तरह अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसे फ्रीडम फाइटर निकले हुए हैं जो देश की आज़ादी दिलाने में काफ़ी अहम रोल निभाए हुए हैं, जिसमें मंगल पांडे जो कि बलिया के हैं, जिनको सब पता होगा। उसके अलावा अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, रानी लक्ष्मीबाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, APJ अब्दुल कलाम, चित्तू पांडे, न जाने ऐसे कई फ्रीडम फाइटर उत्तर प्रदेश ने दिया है जो कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाए हैं। इसके अलावा अब्दुल हमीद, हमारे संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर भी उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे। यहाँ तक कि लाल बहादुर शास्त्री भी उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे। शायद यह दक्षिण के जो स्टालिन, रेवंत रेड्डी तथा कई पॉलिटिशियन पार्टियां भूल जाती है कि बिहार यूपी ने कई क्षेत्र में पूरे भारत देश को एक सही रास्ता दिखलाया है। और ये जब राजनीति करते हैं, राजनीति में जब बोलने स्टार्ट करते हैं, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को ही केंद्र में रख करके ये अपनी बयानबाजी करते हैं। ऐसे में जब मनीष कश्यप ने जब ये न्यूज़ को वायरल किया था, न्यूज़ को दिखलाने की कोशिश की थी, तो तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कड़ा रुख अपना करके उन पर देशद्रोही का मुकदमा दायर करवाया था, ऐसे में तेजस्वी यादव को यह भी फर्ज बनता है कि जब दक्षिण के लोग बिहार और यूपी के लोग को गाली देते हैं, तो उनके खिलाफ भी कड़ी निंदा नहीं, उनके खिलाफ भी एक्शन ले। लेकिन यह एक्शन नहीं लेते हैं, यही एक दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। लालू यादव भी बिहार के थे और रेल मंत्री थे। रेल मंत्री रहते हुए जब रेल घाटे में चल रही थी, तो उस समय में भी इन्होंने अपने दिमाग से चाहे काम चाहे या जो भी किया हो, लेकिन रेलवे को घाटे से मुनाफे में ला करके खड़ा कर दिया था। यह एक बिहारी का देन है। बिहार और यूपी के IAS IPS और कई राज्य, कई क्षेत्र को चलाने का दमखम भी रखते हैं। बिहार ही वह राज्य है जहां पर मजदूर करके किसी भी राज्य के कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर एक दिन बिहार यूपी के लोग फिर से अपने देश की तरफ, अपने राज्य की तरफ प्रस्थान करने लगे, तो बेंगलोर हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, कई ऐसे राज्यों के कल कारखाने बंद हो सकते हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों से बस यही अपील है कि जब भी वो राजनीति करे तो उत्तर भारत के लोगों को गंदा या उन्हें हेय भावना से देखने की प्रवृत्ति न रखें। थोड़ा बात को समझे और अपने राजनीति कीजिए, बट किसी समुदाय के लोगों को टारगेट करके अपना बयान देना यह काफ़ी गलत है। साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।